हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेन विथ अरुण पर, जो हमारे चैनल का नाम है वेन विथ अरुण। तो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण शुरू किया जा रहा है, जो कि सभी कक्षा के लिए उपयोगी होगा। एपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, और तैयारी के लिए यहाँ पे हम जो विषय में बदलाव किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-20 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पर्यावरण द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जो प्रकाशित किया गया है, इसमें जो भी बदलाव किया गया है उसके आधार पर हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को आप सभी का प्यार बना रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है गद्य क्या है। गद्य क्या है? तो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्य रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कुल 8 बोलियों को यहाँ में समझ किया गया है। पहला है आपका ब्रजभाषा, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है कनौजी, चौथा है हरियाणवी, पांचवा है बुंदेलखंडी, छठा है अवधी, सातवां है बघेली, आठवां है छत्तीसगढ़ी। बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नोट बच्चों, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है साहित्यकारों के द्वारा, जिसमें पहला हमारा गद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा है पद्य साहित्य का इतिहास। आइए देखते हैं गद्य क्या है। बच्चों, तो गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं। जो गद्य होता है उसका जो विषय होता है, वो विषय का जो विचार होता है वो प्रधान होता है। गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः समानतः होते हैं। गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। चलो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। जबकि इसके अपेक्षा पद्य क्या है? तो पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। पद्य की उत्पत्ति गद्य से बहुत पहले हुई थी। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। उक्ति, वैचित्र्य और अलंकार की प्रवृत्ति काव्य में अधिक होती है। पद्य में किसी बात को संकेत रूप में कहने की प्रवृत्ति होती है। पद्य में विरला ही वाक्य पूर्ण होता है। बात समझिए बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप और उसका विकास। हिंदी गद्य के आविर्भाव उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत है। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमेशा गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं से 14वीं शताब्दी तथा ब्रजभाषा गद्य की समय सीमा
14 से 16वीं शताब्दी तक मानना उचित प्रतीत होता है। हिंदी गद्य के साहित्य का विकास निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित है। आइए देखते हैं। पहला हमारा है प्राचीन युग अथवा पूर्व भारतेंदु यानी भारतेंदु युग से पहले, जिसका जो समय काल है वह 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक का काल। ठीक है। दूसरा हमारा है भारतेंदु युग, जो कि है 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। तीसरा है द्विवेदी युग, 19 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक के काल को द्विवेदी युग कहा जाता है। चौथा है शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग भी कहा जाता है, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग या छायावादी युग कहा जाता है। पांचवा शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, मतलब छायावादी युग के बाद की जो काल उसको बोलते हैं शुक्लोत्तर युग, जो कि 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का कालक्रम है। छठा है स्वायत्त उत्तरोत्तर युग, जिसमें 1940 से लेकर अब तक के समय काल में जो भी रचनाएं हुई हैं उसको बोला जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से लेकर 6800 ईस्वी तक के काल को प्राचीन युग, ठीक है, या भारतेंदु युग से पूर्व युग कहा जाता है। इस युग के अंतर्गत हिंदी गद्य के उद्भव से भारतेंदु युग से पूर्व तक का समय लिया गया है। वस्तुतः हिंदी गद्य साहित्य के आदिकाल में हिंदी गद्य के प्राचीन रूप ही यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। राजस्थान व दक्षिण भारत में तो अवश्य हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में जो ब्रजभाषा गद्य के ही उदाहरण अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। राउलवेल जो राजकुल विलास है को कुछ विद्वान राजस्थान गद्य की प्राचीनतम रचना मानते हैं। राउलवेल राजकुल विलास एक शिलांकित अर्थात शिला पर अंकित रचना है, कृति है। दूसरी रचना क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसकी रचना राजा गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की। इस ग्रंथ से उदाहरण वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासी, पुराण देखब, धर्म करब, पद्य गद्य दोनों शैली मिलती है। इस रचना में जो है गद्य और पद्य दोनों की शैली मिलती है। तीसरी रचना क्या है? ज्योतिरीश्वर का वर्णनात्मक, हिंदी परिवार की भाषाओं में गद्य का उन्मेषण कालक्रम से सर्वप्रथम राजस्थानी में प्राप्त होता है। इसमें गद्य परंपरा निश्चित रूप से 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। राजस्थानी गद्य के प्रारंभिक विकास में जैन विद्वानों का विशेष योगदान रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं राजस्थानी की प्रमुख गद्य रचनाएं। आराधना, नौका, व्याख्यान दीपिका, बाल शिक्षा टीका, टीका, जगत सुंदरी, प्रयोगमाला, अतिचार, सर्वतीर्थ नमस्कार, स्तवन, तत्व विचार, प्रकरण, पृथ्वी चंद चरित्र, धनपाल कथा, तपोगच्छ गुरुवावली, अंजना सुंदरी कथा आदि। आइए देखते हैं ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1457 ईस्वी तक का ही उपलब्ध होता है। धार्मिक आध्यात्मिक विषयों के साथ वैदिक, ज्योतिषी, इतिहास, भूगोल, गणित, धनुर्वेद, प्रश्न, संकुल आदि विषयों का प्रतिपादन ब्रजभाषा गद्य में ही हुआ है। ब्रजभाषा गद्य साहित्य स्थूलतः 4 वर्णों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है मौलिक, दूसरा है टीकात्मक, तीसरा है अनुदित, चौथा है पद्य प्रधान। 17वीं ये क्या हो रहा है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। ये 1 मिनट, सॉरी।
चलिए, हाँ दोस्तों देखो यहाँ पे आ गया 17वीं शताब्दी तक लिखी रचनाएँ। आइए आपको मैं अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ अपनी किताब से कि 17वीं शताब्दी में क्या क्या रचनाएँ की गई है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ मैंने कॉलम बना दिया, लिखा है लेखक, दूसरा है दूसरी तरफ है रचनाएँ। नाभा दास के द्वारा लिखी गई जो रचना उसका नाम है अष्टयाम है। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा लिखी गई रचना उसका नाम है श्रृंगार रस मंडन। तीसरा है गोकुल नाथ के द्वारा लिखी गई 84 वैश्रवण। फिर बैकुंठ मणि के द्वारा लिखा गया है वैशाख महात्म और अगहन महात्म। ठीक है। तीसरा है, अगला है ध्रुवदास के द्वारा सिद्धांत विचार लिखा गया है और लल्लू लाल के द्वारा माधव विलास। ठीक बच्चों, आगे कुछ लिखा गया है यहाँ पे प्रमुख टीकाएँ, कुछ टीकाएँ भी लिखी गई उस समय। ठीक है। भुवन दीपिका टीका, धरणीधर दास टीका, लोकनाथ की गद्यमयी टीका आदि। ठीक है। आइए देखते हैं आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित छंद वर्णन की महिमा से माना है। आइए कुछ उस समय के लेखक के नाम देते हैं रचनाएँ। तो राम प्रसाद निरंजनीकृत द्वारा रचना जो है वह भाषा योग वशिष्ठा है और अंजीर मंजरी है। पंडित दौलत रामकृत जो रचना है वह जैन पद्म पुराण के भानुवाद। फिर अगला है जन प्रहलाद के द्वारा नृसिंह तापनी उपनिषद है। मथुरानाथ शुक्ल के द्वारा पंचांग दर्शन ज्योतिष है। मुंशी सदासुख लाल के द्वारा विष्णु पुराण के आधार सुरसागर और है ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी रचना है उसका नाम है रानी कीद की कहानी। अगला है लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है प्रेम सागर। सदल मिश्र के द्वारा नासिकोपाख्यान है। विलियम कैरे के द्वारा जो है वह बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया था। आर समाजी श्रद्धराम फिलौरी के द्वारा भागवती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को आर्य भाषा के रूप में घोषित किया है, जो एक बहुत अच्छा योगदान था। तो बच्चों ये हमारा हो गया। आगे की कड़ी में आपको हम आगे पढ़ाएंगे, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और जैसे हमारा आगे का मार्गदर्शन हो, हमारा मोटिवेशन बना रहे बच्चों। तो आप सभी से है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और कमेंट करके हमें बताएं कि हमें और किस तरह से हमें और पढ़ाना अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।